नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौड़। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। लोगों ने चांद का दीदार किया। ईद पूरे देश में कल मनाई जाएगी। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। सदर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज के समीप दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में 50 लाख के आभूषण की लूट। और वैशाली लोकसभा सीट से 3 नाम की घोषणा होने के बाद जिले में पहुंचे मुन्ना शुक्ला का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। तो ये थे आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज के समीप सरेआम हथियार के बल पर अपराधियों ने ज्वेलरी की दुकान से 50 लाख रुपए के आभूषण की लूट की। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। शहर के सदर थाना क्षेत्र के टुनकी शाह होम्योपैथिक कॉलेज के पास कोलकाता ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर घुसे लुटेरों ने दुकानदार से सोने की चैन दिखाने को कहा। जैसे ही दुकानदार ने चैन दिखाना शुरू किया, वैसे ही लुटेरों ने हथियार के बल पर दुकानदार और दुकान में बैठे ग्राहक को बंधक बना लिया। दुकान से तकरीबन 51 लाख रुपए मूल्य से अधिक की ज्वेलरी लूटकर आराम से वो फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद मौके पर कई थाने की पुलिस के साथ एसएसपी राकेश कुमार पहुंचे, जो मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान में जुटी है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 51 लाख की ज्वेलरी लूट मामले में एसआईटी का गठन कर लिया गया है। जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे 1:45 बजे करीब बेटा है वो स्टाफ था यहाँ दुकान काउंटर पर गौकी के डील कर रहा था। उसी में वो एक आदमी आया, हेमलेट लेके वो स्टेज ऊपर काउंटर पर हेमलेट रख दिया और उसके बाद कहा चैन दिखाओ। तो चैन दिखाया 1-2 गो कि नहीं भारी 2 लाख वाला चैन दिखाओ भारी। पूरा डिब्बे ला के वजन करके दे दिया कि देखिए। तो बस उसी के बाद चैन सब हाथ में देख लिया और पिस्तौल बाहर आया, थूक फेंकने में आया। 2 खड़ा था ना, उसको बुला के लिया है और तीनों आदमी अपना पिस्तौल निकाल के भिरा दिया। हमारे बेटा को बाँह पकड़ के भीतर से ले आया और उसके बाद हम अंदर में घुसे, बाहर हल्ला किए चोर चोर चोर। तो देखा कि हम पकड़ा जाएंगे, बस वही डिब्बा लेकर भाग गए। क्या लगे? चैन का डिब्बा 700 ग्राम। मास्क पहना हुआ था? हाँ, 2 गो मास्क पहने था। एगो हेमलेट पहन के पहले आया था। एगो हेलमेट पहने हुआ था? हाँ, तो हेमलेट निकाल के काउंटर पर रख दिया। जो अंदर घुसा वो मास्क में था या ना? वो हेमलेट में था, हेमलेट निकाल दिया था, वो सादा था। तो उसका चेहरा दिखेगा? हाँ दिखेगा। क्या ज्वेलरी भी लगे है? हाँ, वो चैन का जो डिब्बा दिखाया था ना, वो सब पिस्तौल भिरा के। घटना के दौरान कहा हम ऊपर में थे, नहाने जा रहे थे, तब हल्ला किया ना बेटा कि पप्पा पप्पा। हम समझ गए कि दिन में कल हल्ला कर, बस अंदर में रास्ता है, अंदर में उधर के बाहर चोर 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 हल्ला किए। बस उस जगह के पकड़ा जाएंगे। बस ये हाथ लगा लेके। कितने की हुई होगी जी? कितने की लूट हुई? 50 लाख का। 50 लाख का ज्वेलरी मिला के? हाँ, वही चैने का डिब्बा था। चांदी कुछ। हाँ। कितने बजे की घटना है? 1:45 बजे। उसमें दुकान में और कोई स्टाफ था क्या? एगो स्टाफ था, सोनू कुमार। क्या नाम? और कोई नहीं? सोनू कुमार था। क्या नाम? गोपाल कुमार। आपका नाम? विनोद शाह। कहाँ का रहने वाले हैं? हम गुरौल के रहने वाले हैं। यहाँ यही ऊपर में रहते हैं, नीचे दुकान है। नवंबर में शुरू हुआ था दुकान ओपनिंग। आगे दुकान था पहले पुराना। किसी संस्थान में लूट की घटना हुई है ना? यहाँ रामदयालु कॉलेज के पास में कलकत्ता ज्वेलर्स एक ज्वेलरी की दुकान है, जिसमें दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच में लूटपाट की घटना घटित हुई है, जिसमें 3 अपराधकर्मी आए हैं। और इनका लगभग जो अभी कैलकुलेट करके बताया है वो लगभग 674 ग्राम गोल्ड है और 1 केजी के लगभग चांदी है, जो यहाँ से लूटपाट करके ले गए हैं। अभी तक की जांच में ये प्रकाश में आया है कि इसमें 3 अपराधकर्मी थे। पहला अपराधकर्मी जो है वो एक ग्राहक बन के आया था। उसके 3-4 मिनट बाद में 2 दूसरे अपराधकर्मी आए, जिनके द्वारा हथियार दिखाकर लूटपाट की गई है। हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक एसआईटी भी इसमें बनाई है और हम लोगों का प्रयास है कि इस कांड में बहुत जल्दी हम लोग न केवल उद्भेदन करें, बल्कि बरामदगी भी करें और गिरफ्तारी भी करें।
कितना रकम बताया जा रहा है? अभी रकम के बारे में हम लोग स्पष्ट नहीं कह सकते, उनके द्वारा वजन बताया गया है। जब वो प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तो हम लोग इसके बाद में आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। लगभग 51 लाख की लूट बताया गया है सब। राशि हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि गोल्ड का क्या मार्केट वैल्यू क्या वैल्यू है वो हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वजन उनके द्वारा बताया गया कि 674 ग्राम गोल्ड है और लगभग 1 kg चांदी है। सर ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ था? हाँ, फुटेज में कुछ आया है और बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं है फुटेज में, लेकिन जो भी है हम लोग उस पर अपने इनपुट्स डेवलप कर रहे हैं और फर्दर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। लोगों ने चांद का दीदार किया। पूरे देश में ईद कल मनाई जाएगी। बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। देश भर में कल धूमधाम से मनाया जाएगा ईद का त्योहार, जिसको लेकर बाजारों में देखी गई रौनक, जमकर हुई खरीदारी। हर बार की तरह इस बार भी शहर के कंपनी बाग रोड में सजी सेवई और टोपी सहित इत्र के दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी रही। इस बार मार्केट में कई प्रकार की विदेशी टोपी भी आई हुई है। साथ ही इस बार कई प्रकार के लच्छा सेवई मार्केट में हैं, जिसका रेट 120 से 200 तक का है। दुकानदारों का कहना है कि बाजारों की इस बार बिक्री सही है। कल ईद है, कैसी रही इस बार मार्केट में भीड़ भाड़, लोगों का खरीदारी के प्रति उत्साह? इस बार रमजान बहुत अच्छी रही, इसलिए कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा कर्म रहा कि मौसम इतनी अच्छी थी, इसलिए लोग बहुत अच्छे से खरीदारी किए और आराम से लिए। इसलिए मौसम अगर ज़्यादा गर्म रहता है तो ईद की खरीदारी में लोग को परेशानी होती है। मौसम की वजह से भी ईद की दुकानदारी बहुत अच्छी रही। थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा अफरा तफरी मचा यहाँ नगर निगम के लेके, काफ़ी लोग को उतार चढ़ाव हुआ, माल उठाना हुआ, हटा देता था लोग, लेकिन फिर बाद में नगर निगम की तरफ से इजाज़त मिल गया, लोग लगाए दुकान, अच्छी दुकानदारी चल रही है। सारे चीज की दुकानदारी हो रही है जी, अच्छी चल रही है। खास करके ईद में क्या क्या महत्व हो जाता है लोगों के लिए? हम लोग की जैसी दुकान टोपी की है तो टोपी इतर कितने के लिए आए हैं? कल की नमाज है। कितना वाला सेवई लिया है? सेवई अभी हम 170 वाला लिए हैं। कैसा है वो सेवई मतलब अच्छा क्वालिटी का सेवई है। वो मार्केट में घूमने के बाद इस दुकान पे कहाँ से आए आए हैं? हम तो आए हैं तुर्की से। जी, जिला मुजफ्फरपुर हुआ, थाना सेवई का महत्व हो जाता है। जी जी, सेवई का बहुत ईद में बिक्री होता है, बहुत ज्यादा सेवइये पे ईद। ये पाकिस्तानी टोपी हुआ, ये बांग्लादेशी टोपी हुआ, टोपी होता है, कुछ टोपी का नाम होता है। बात हुआ कि ईद को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा ईदगाह को पूरी तरह साफ सफाई करवाया गया। ईद उल फित्र की नमाज के लिए ईदगाहों और मस्जिदों में तैयारियां तेज हो गई हैं। रंग रोगन किया जा रहा है। ईद उल फित्र मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। गुरुवार को पूरे देश में धूमधाम से ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। गौशाला रोड स्थित बड़ी ईदगाह में सुबह 8 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरी ईदगाह की साफ सफाई करवाई गई है। नमाजियों के सफ बंदी के लिए चूने से लाइनिंग कराई जा रही है। पूरी ईदगाह में फॉगिंग कराई जा रही है। मौके पर बड़ी ईदगाह के सचिव इकबाल कुरैशी ने बताया कि सारी तैयारियां कर दी गई हैं ताकि नमाजियों को नमाज पढ़ने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। ये सारा काम नगर निगम की तरफ से करवाया जा रहा है। सभी लोगों से अपील करते हैं कि 8 बजे सुबह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। उसके पहले सभी नमाजी आके अपना जगह पक्का कर लें। ईद की नमाज को लेकर ईदगाह की सफाई हो गई है। आज हम लोग जो है लाउड स्पीकर का काम करवा रहे हैं। ईदगाह में चूना का लाइन बनवा रहे हैं कि नमाजियों को सब बंदी करने में टेढ़ा नहीं हो। उसके अलावा मच्छर जो है नमाजियों को नहीं काटे, तंग नहीं करे, उसके लिए निगम के फॉगिंग मशीन से आज पूरा ईदगाह में फॉगिंग कराया गया है। शाम तक ये काम चलेगा कि कल जो नमाजी 8 बजे आवेंगे उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। ये हम लोग का लक्ष्य है। ईदगाह कमेटी पूरा अपना जी जान से लगी हुई है। अच्छे माहौल में, स्वच्छ माहौल में हम लोगों का लक्ष्य है कि ईद की नमाज हर नमाजी अपना पढ़े और ईद का पर्व खुशी से मनाए। कितने बजे नमाज होगा? 8 बजे नमाज होगी ईदगाह में। मदरसा जामलूम के मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब जो है मतलब नमाज पढ़ावेंगे। सभी नमाजियों से निवेदन है, आग्रह है कि 8 बजे से पहले ईदगाह में अपना आकर जगह ले ले, क्योंकि ईद के नमाज में लोगों की भीड़ ज़्यादा रहती है, नमाजियों की तादाद ज़्यादा रहती है। सब लोग ईद का नमाज चाहते हैं कि ईदगाह में हो,
इसलिए नमाजियों से मेरा गुजारिश है कि वो 8 बजे से पहले ईदगाह में अपना नमाज पढ़ने चले। साफ सफाई मेंटेनेंस कितना हो रहा है? ये नगर निगम से, मैं इस वार्ड का वार्ड पार्षद भी हूँ और 2007 से लेकर 2024 हो गया है। हर साल पूरे ईमानदारी से नगर निगम अपने आदमी से, अपने संसाधन से ईदगाह की सफाई कराती है। इसमें अदर किसी का भी पैसा शहर में नहीं लिया जाता है। जितना भी साफ सफाई, चूना ऊना, चाहे जो है मतलब कि फॉगिंग है, ये सब जो है नगर निगम करती है। इसके लिए हम नगर निगम के नगर आयुक्त, महापौर सबको धन्यवाद देते हैं कि वो हर साल ईद बकरीद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। चुनाव को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सजगता के साथ संपन्न कराने में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान 5वें चरण में 20 मई और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में 6वें चरण में 25 मई को मतदान होना है। इसको ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 32,000 से अधिक कर्मियों और अधिकारियों को गनीपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें ईवीएम, बीयू, सीयू और वीवीपैट कनेक्ट कराया जा रहा है। मतदाता रजिस्टर में मॉक पोल, सीलिंग समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। मुजफ्फरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कर्मियों और अधिकारियों को मतदान और मतगणना में किन किन बातों का ध्यान रखना है खुद उपस्थित होकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और वीवीपैट को ले जाने और मतदान के बाद सुरक्षित तरीके से पुलिस अभिरक्षा में मतगणना केंद्र पर सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी तय की गई है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले चुनाव के मद्देनजर 32,000 से अधिक कर्मियों और अधिकारियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। मतदान के बाद पुलिस अभिरक्षा में ईवीएम और वीवीपैट को सुरक्षित तरीके से मतगणना केंद्र पर लाने और काउंटिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए एक छोटी पुस्तिका भी मुहैया कराई गई है। ट्रेनिंग हम लोग की चल रही है। इसमें कार्मिकों की, चाहे वो प्रेजाइडिंग हो, P1 P2 सबकी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं। 32,000 से ज़्यादा हम लोग पोलिंग पर्सनल का सेक्टर या अन्य भी जो पदाधिकारी लगते हैं सबकी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग कराएंगे। ये फर्स्ट ट्रेनिंग है, इसके बाद द्वितीय ट्रेनिंग भी होगी। इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग बता रहे हैं कि जो डूज़ एंड डोंट्स हैं ECI के, जैसे ईवीएम आपने एक बार रिसीव कर लिया और पुलिस अभिरक्षा में ईवीएम मूव करेगा तो सीधा आपको स्ट्रांग रूम से ईवीएम रिसीव करने के बाद बूथ पर पहुंचना है। बीच में कहीं भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर गाड़ी ख़राब होती है आप कंट्रोल रूम को सूचना दीजिए और जो कंट्रोल रूम से गाड़ी जो भेजी जाएगी उसी गाड़ी से आप जो है बूथ पर जाइए या बूथ से पोलिंग करा करके वापस आप स्ट्रांग रूम में आइए। किसी निजी गाड़ी का किसी भी रूप में उपयोग नहीं करना है। ईवीएम का प्रिपरेशन हो या मॉक पोल कराना हो, ईवीएम की सीलिंग हो, उन सब के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट्स, जो मतदाता रजिस्टर होता है, डिफरेंट टाइप की सीलिंग होती है और जो हम लोगों का मॉक पोल के दौरान जो CRC करना होता है, पर्ची निकालनी होती है, तो छोटी छोटी बातों को बिल्कुल हम लोग बहुत गंभीरता से बता रहे हैं। एक एक कार्मिक का हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। खुद से वो ईवीएम, बीयू, सीयू, वीवीपैट को कनेक्ट करके इसको चला करके देख लें और किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। हम लोगों ने एक रेडी रेकनर के रूप में एक छोटी सी पुस्तिका भी तैयार की है, स्टेप वाइज उसमें चीज़ें वर्णित हैं। पोलिंग एजेंट जब आता है बूथ पर वहाँ से लेकर के और जब तक पोलिंग के बाद ईवीएम की सीलिंग होती है, तो बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग को प्राप्त करके सभी जितने हमारे कार्मिक हैं बढ़िया से इलेक्शन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। ES को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में है। आंगनबाड़ी सेविका गांव-गांव में जाकर ORS की पैकेट बांटेंगी। AS से बचाव को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका गांव-गांव में बांटेंगी ORS पैकेट। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर, चमकी से बचाव को लेकर पहल तेज। प्रखंड स्तर पर छोटे बच्चों के घरों में जाकर बांटी जाएगी ORS की पैकेट। राज्य की स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर के दी है मंजूरी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य को पूरा करने के लिए दिया गया है जिम्मेदारी और इस कार्य में 48,000 आंगनबाड़ी सेविकाएं बांटेंगी। चमकी प्रभावित जिले में 4 लाख ORS की पैकेट, जिसमें अब AES से सबसे ज़्यादा प्रभावित मुजफ्फरपुर में बांटे जाएंगे 55,000 ORS और इसमें 5,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगाया जा रहा है।
मामले में सीएस डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि एईएस से बचाव को लेकर सेविकाओं को भी लगाया गया है। वह क्षेत्र में ओआरएस व पैरासीटामोल दवा बांटेंगी। एक आंगनबाड़ी सेविका को ओआरएस के 10 पैकेट के साथ साथ बोतल ओआरएस सिरप भी दिया जाएगा। अभी हमारे जिले में 5000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका हैं और इस कार्य को पूरा करने के लिए जल्द ही ओआरएस की पैकेट और ओआरएस सिरप भी दिया जाएगा ताकि बच्चों को एईएस से बचाव किया जा सके। हम लोगों की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चिकित्सक को अलर्ट किया गया है। हम लोग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है इस विषय में हमेशा तत्पर रह रहा है। जितने मेरे प्रखंड के अस्पताल हैं तो सारे को सब हम लोग चेक करके देख चुके हैं। सारी व्यवस्था चौक संबंध है और चौपाल है। जनता को जागरूक भी किया जा रहा है और सभी को जानकारी भी दी जा रही है किस तरह बचाव करना है। और अगर कोई इस तरह का पेशेंट मिलते हैं कोई इस तरह उस समय क्या करना है, उसको पैरासीटामोल का सिरप भी आशा को प्रोवाइड कराया गया है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए जो है वाहन को टैग भी कर दिया गया है। हमारी एम्बुलेंस भी है और उसको है कि जहाँ भी देखें कि बच्चे में गंभीर लक्षण है तुरंत हॉस्पिटल में लेकर चले जाएं। आंगनबाड़ी की जो उनको भी ओआरएस के पैकेट भी बांटने के लिए कहा गया है। उनके भी सहयोग है। आंगनबाड़ी है, जीविका दीदी है और आशा है, हमारी एनएम है। सारे लोग इसमें हर पंचायत में लगे हुए हैं। गांव में दौरा हो रहा है। सभी जगह को जागरूक किया जा रहा है। जानकारी लोग जागरूक हैं लेकिन फिर भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि भाई ध्यान रखिए कि शाम में जो है बच्चा को भूखे मत सोने दीजिए। मीठा जरूर खिलाइए। बीच में उठा कर उसको देखिए, जगाइए और बच्चा को देखिए कि उसका मेंटल अलर्टनेस नहीं है, कुछ बच्चा सुस्त लग रहा है या कुछ उसको रिस्पांस में कमी आ रही है। वैशाली लोकसभा सीट से नाम घोषित होने के बाद राजद उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जिले में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वैशाली लोकसभा सीट से नाम की घोषणा होते ही जिले में पहुंचे राजद उम्मीदवार बाहुबली मुन्ना शुक्ला का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुन्ना शुक्ला ने दावा किया कि मेरी जीत तय है। वैशाली की जनता महान है। मैं रघुवंश बाबू के अधूरे सपने को हर हाल में पूरा करूंगा। हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे पार्टी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, नेता हम लोगों के तेजस्वी यादव जी, राबड़ी जी, तेज प्रताप जी, तमाम अध्यक्ष जी, सांसद, विधायक, अधिकारी, पदाधिकारी, सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। लोगों ने हम पर विश्वास जताया। क्या लगता है बीना देवी जो यहाँ से सिटिंग सांसद है उनसे कैसी टक्कर होगी? टक्कर हम नहीं समझते कोई टक्कर। बड़ी कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। टिकट मिलने से पहले लोगों में एक बेचैनी थी। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो हो रहा था। वैशाली की बेचैनी मुन्ना ही समझता है। क्या बेचैनी है वैशाली? वैशाली भी तो 2000 से हम लोग लगे हुए हैं, 2004 से हम लोग लगे हुए हैं। तो यार 20 साल लगभग हो गया, तो हम तो समझते ही हैं जी। किस प्रकार देखते हैं वैशाली की जो विकासात्मक कार्य होनी चाहिए? मूलभूत विकास होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब होना चाहिए। मुद्दे क्या कुछ रहेंगे वैशाली में आप जनता के बीच जाएंगे? किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा तो आपको बताया कि बेरोजगारी, महंगाई, जो मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये सब जो विकास, जो मूलभूत सुविधा है वो तो उस पर फोकस रहेगा ही। वर्तमान सांसद कह रहे हैं कि इस वैशाली में कोई टक्कर ही नहीं। 4 लाख पार से जो है जीत का, पहले ही बता रहे कि 4 लाख पार और देश में 400 पार जो है। ये तो चुनाव में जनता मालिक है, वैशाली का आम मालिक है, मतदाता मालिक ही जानेंगे और 4 तारीख को आपको रिजल्ट नजर आएगा। पिछले बार भी चुनाव आप लड़े थे लेकिन किसी कारणवश आपको हार का सामना करना पड़ा था। किन तरह की गलतियां हुई थी जो अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी? कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ नज़र में भी है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। एक एक्सीडेंट हो गया था, कोई गलती नहीं हुई थी। एक एक्सीडेंट हम लोग यहाँ हो गया था सरैया में, एक कार्यक्रम के नीति दिया कार्यक्रम के दौरान, तो उसके दौरान हम लोग समझते हैं। और लोकसभा में 21,000 से रिजल्ट हुआ था। 11,500 वोट आता तो हम जीते हुए थे, इसलिए हम उसको हार नहीं समझते। मैं तो हार के भी जीतता हूँ।
इस बार किस प्रकार की चुनौती देख रहे हैं सामने? हम तो बताए पहले आपको कि हम कोई चुनौती नहीं देखते हैं। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। अब मोदी जी अब कैसे 400 पार की बात कर रहे हैं? हम तो बिहार में देख रहे हैं कि पहले 39 को था, अभी बार 39 से एको नहीं रहेगा लगता है। बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री का भी जनसभा होगा, रैली होगी। नेशनल चुनाव है तो होता ही रहेगा। प्रधानमंत्री खुद ही आ जाएंगे तो उसका केंद्रीय मंत्री का बात बचता क्या है? क्या प्रधानमंत्री मुन्ना शुक्ला को डिगा पाएंगे? देखिए, मुन्ना शुक्ला को नहीं डिगा। देखिए, वैशाली की बात करिए, हम लोग वैशाली के लिए आए। वैशाली लोकतंत्र की जननी है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें।
आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं आरपीएस गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। एनसीईआरटी बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस सीसीटीवी कैमरे से लैस है, तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट एमडीटीएम कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 7462877941 9334901768। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के लिए लोगों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि ईद के बाद होगी नाम की घोषणा। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी मिलकर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस के 9 में से मात्र 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बाकी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई है, जिसमें मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की बहुत पहले ही घोषणा कर दी है और अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसे में लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिस पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बुधवार को सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी की टीम बाकी बचे 6 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, बाकी पर ईद के बाद घोषणा की जाएगी। देखिए, 9 सीट महागठबंधन में कांग्रेस को मिली है बिहार में, जिसमें पहली चरण का चुनाव में 3 सीट जो है भागलपुर अजीत शर्मा जी को, कटिहार तारिक अनवर जी को और किशनगंज जावेद जी को। सीईसी की बैठक जो पहले हुई थी उसमें एआईसीसी मोहर लगा दिए, वो अपना नॉमिनेशन भी कर लिए, चुनाव मैदान में भी है। 26 तारीख को चुनाव होना। अब 6 सीट की जो चुनाव है वो 20 तारीख, मतलब जैसे समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, सासाराम जो, तो ये सब जो है कि ईद के बाद 13 तारीख को सीईसी की बैठक होनी है, उसमें घोषणा हो जाएगा। फैसला पूर्व में जो बैठक हुई उसमें नामों की घोषणा नहीं हुई। नहीं, पूर्व में सीईसी 6 सीट पर हुआ ही नहीं है। पूरे देश का जो है, अभी आंध्र प्रदेश का सीईसी कल हुआ है, उसमें विधानसभा का और लोकसभा का दोनों का सीईसी बैठक हुई, फेज बाय फेज हो रही है। तो बिहार का जो 6 सीट जो बचा हुआ है उसका सीईसी संभवतः 13 तारीख को बैठक पे फैसला हो जाएगी। क्या पप्पू यादव वाला हश्र होगा जय निषाद का? नहीं, ये सब चीज़ तो जो भी है सीईसी में होगा। हाईकमान जो फैसला लेगी, पार्टी का जो भी निर्णय होगा, वो सिंबल लेके जो भी आएंगे उनको मदद मिलेगी। कहा जा रहा है कि अजय निषाद के नाम को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है, विजेंद्र चौधरी भी दावेदारी कर रहे, इसलिए यहाँ के प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, 6 सीट का प्रत्याशी का नाम का ऐलान नहीं। जैसे अभी राजद जो है 22 को सीट की घोषणा की, आज अखबार में न्यूज़ में हम लोग देख रहे हैं। उसी तरह अभी कांग्रेस का 6 सीट की घोषणा हुई नहीं है। 6 सीट की घोषणा का 6 की सीईसी बैठक 13 तारीख तक संभवतः होगी, उसमें घोषणा हो जाएगी। ये सब कुछ नहीं है, जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेंगे उसका निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। जिले में स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर लाने के लिए दर्पण ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पर निगरानी रखी जाएगी। जिले में स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर लाने के लिए फिर से दर्पण ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। दर्पण ऐप से डॉक्टरों की निगरानी की जाएगी, ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चमकी बुखार से पीड़ित मरीजों को बेहतर 24/7 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। चमकी बुखार से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। जारी पत्र के माध्यम से बताया गया है कि एईएस प्रभावित जिले में 24/7 चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इससे ग्रसित मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराकर स्वस्थ किया जा सके। इसके लिए दर्पण प्लस ऐप बनाया गया है, इसके लिए प्रशिक्षण भी दी जाएगी। ये दर्पण ऐप नया नहीं है, पिछले साल भी इसके द्वारा मॉनिटरिंग की गई है।
जो शाम में सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक वो एक्टिव होगा। इसको मॉनिटर करने के लिए हमारे डाटा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन अफसर जो हैं यहाँ पे, वो इसको सुबह में 4 से 6 तक फॉलो अप करते हैं। हर पीएससी से लोगों का फ़ोटो ये के साथ आता है, पूरा उनके लोकेशन के साथ आता है और चिट्ठी आई है। बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर इसको शुरू कर दिया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय परिसर में बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 4 सूत्री मांगों के समर्थन में बुधवार को बिहार छात्र संघ ने विश्वविद्यालय में रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके बाद कुलपति से मिलकर 4 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा। कुलपति ने सभी को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। मौके पर बिहार छात्र संघ के जिला महामंत्री ओम प्रकाश ने कहा कि शहीद प्रमोद बीएड महाविद्यालय की मनमानी के खिलाफ जिन छात्रों ने शिकायत किया, उनका परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं भरा जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि सभी छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरा जाए। हमारी दूसरी मांग है कि 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के सभी सत्र का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाए। तीसरी मांग है कि सत्र 2022 से 2025 स्नातक का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाए। वहीं हमारी चौथी मांग है कि कन्या उत्थान के सभी सत्रों के छात्राओं को कई समस्या हो रही है, उन सभी का समाधान किया जाए। अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग अपना आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। जरूरत पड़ा तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। किया जा रहा है, क्लासेस ढंग से नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल में अवैध पैसा लिया जाता है, अगर पैसा नहीं देते हैं तो नंबर कम दिया जाता है और उसके बाद भी हम शिकायत करते हैं कि नंबर कम क्यों दे दिया गया। विश्वविद्यालय में अगर हम शिकायत किए हैं तो विश्वविद्यालय में जितने लोगों ने हम लोग साथ 8-10 लड़के शिकायत किए थे, उन सभी का परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया और खुली छूट की तरह कहते हैं, खुले आम कहते हैं कि जहाँ शिकायत करना है जाके कर दो, क्या कर लेगा कौन मेरा, ठीक है। और इस तरह से खुली बात कहते हैं और पैसा लेके कहते हैं कि तुम लोग से जो पैसा लेते हैं हम यहाँ विश्वविद्यालय में देते हैं, तभी तो तुम लोग नकल करके लिख सकते हो। और जितनी भी परेशानियाँ हैं इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हैं कि हम लोगों का मांग था कि समय से क्लासेस लिया जाए। जितने भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो स्वयं ही आंसर दे सकते हैं, हमें किसी नकल की आवश्यकता नहीं है। और सीधे कहते हैं कि तुम लोग से जितना अवैध पैसा लेते हैं उससे ही हम जितना यूनिवर्सिटी का कुर्सी का रेट ही कितना है, हम किसी भी कुर्सी को खरीद सकते हैं। मेरे पास इतना पैसा है, तुमसे जितना पैसा लेंगे उसी में तुम लोग को तुमसे पैसा लेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो विश्वविद्यालय है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देती है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो दबंगों का कॉलेज है, जहाँ पे स्टूडेंट डर के जाते हैं और वैसे कॉलेज के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करते आए। हमारी टीम बिहार छात्र संघ लगातार आंदोलन करते आई है। तो कुछ कॉलेज ठीक हुए हैं, लेकिन एक कॉलेज है जिसका नाम है शहीद प्रमोद, इतना दबंगई पे उतर गए हैं कि मतलब छात्रों को फॉर्म भरने तक नहीं दिया जाता। अवैध वसूली, एक बच्चा से 9,000, 10,000, 350 बच्चा है, सोचिए कितना अवैध कमाते हैं। और जब भी विश्वविद्यालय में कंप्लेन करने आते हैं, एबीसी आए थे विश्वविद्यालय में, हम लोग कंप्लेन किए थे, बोले जांच टीम बैठा, जांच टीम भी बैठा, 2 महीना हो गया जांच टीम का, लेकिन जांच टीम अभी तक कोई काम नहीं की है। और छात्रों को 9 गो छात्र जो बच्चा कंप्लेन किया था उसका फॉर्म भरने तक नहीं दिया गया है। इस तरीके से कैसे चलेगा। और वैसे कॉलेज को हम लोग अगर विश्वविद्यालय नहीं मानेगी तो हम लोग राज्यपाल तक जाएंगे, लेकिन वैसे कॉलेज का मान्यता को रद्द करवाने का काम करेंगे, जहाँ पे बच्चा खुद से डर से नहीं जा सकता है क्योंकि वो दबंग है, वो नेता का कॉलेज है। और कोई भी हम लोग कंप्लेन करते हैं तो शायद पेटी आ जाता है कॉलेज वाला की तरफ से विश्वविद्यालय को, इसलिए मामला चुप हो जाता है। इसके लिए हम लोग आए थे। और एक मामला था कन्या उत्थान का, जिसमें 16, 19, 17, 20, 18, 21 सरकार सिर्फ वादे करती है कि महिला छात्राओं पास करो ग्रेजुएशन 25,000, 50,000, मतलब बोलने का जुमलाबाजी। और धरातल पे आइए तो 16, 19 का अभी तक नहीं मिला है, 17, 20 का नहीं मिला है, 18, 21 का नहीं मिला है, 19, 22 का क्या मिलेगा क्या। तो उस तरीके से हम लोग उसके लिए भी आए थे। और पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराया गया 22-25 का, उसका डेट निर्धारित किया जाए, इसके लिए बात हुआ है। जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज है उसका समस्या है कि हर वर्ष जब भी उसका परीक्षा फॉर्म होता है उसमें वो लगभग 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं और प्रैक्टिकल में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। जो भी बच्चे ये पैसा नहीं देना चाहते हैं उनको किसी न किसी तरह से हर बार परेशान किया जाता है। कभी फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, कभी उनको प्रैक्टिकल में 0 नंबर दे दिया जाता है। और जो बच्चा पैसा नहीं देते हैं, जब वो विश्वविद्यालय में कंप्लेन करने आते हैं तो यहाँ के वीसी और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, रजिस्ट्रार या परीक्षा नियंत्रक, सभी लोग कॉलेज से अवैध वसूली करके दलाली करते हुए करोड़ों का ये लोग घोटाला करते हुए पैसा ले करके आवाज को दबाने का काम करते हैं। और कॉलेज से साठ गांठ करके ये लोग पैसा कमाने के चक्कर में छात्रों के भविष्य को अपने पैरों तले कुचलने का काम कर रहे हैं।
हम लोग ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। लंबी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन पे ही बैठने का काम करेंगे। ये जो BCI है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कैसे करोड़ों का उगाही कर ले, इसके चक्कर में दिन रात लगे हुए हैं। कोई भी कंप्लेन जाता है टेबल के नीचे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हम और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।